गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट टर्म पे हम लोग पढ़ रहे थे ट्रांजिस्टर की वर्किंग, और फिर हमने पढ़ा था सीई ट्रांजिस्टर के इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आइए आज बात करते हैं सीई ट्रांजिस्टर में किस तरह से केवीएल को अप्लाई किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास में यहां पर एक सीई ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन है। आपके पास में एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है जिसको सीई मोड में अरेंज किया गया है। और आप ये जानते हैं कि ट्रांजिस्टर सीई मोड में तब होता है जब इनपुट सर्किट लगाया जाता है बेस और एमीटर टर्मिनल के बीच में, और आउटपुट सर्किट लगाया जाता है कलेक्टर और एमीटर टर्मिनल के बीच में। दैट सिंपली मींस आप एमीटर को कॉमन रखते हैं बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट सर्किट। अब हमको इस सीई ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन को एक्टिव स्टेट में मेंटेन करना है, और अगर हम इसको एक्टिव स्टेट में मेंटेन करना चाहते हैं तो हम पहले वाले जंक्शन को करते हैं फॉरवर्ड बायस और दूसरे वाले जंक्शन को करते हैं रिवर्स बायस। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास में एनपीएन ट्रांजिस्टर है, तो आप पी साइड को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से, एन साइड को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट करते हैं। आपका पहला जंक्शन हो जाता है फॉरवर्ड बायस। आपको दूसरे जंक्शन को करना था रिवर्स बायस, तो आप जानते हैं कि आपने पी को क्योंकि पॉजिटिव से कनेक्ट किया है, आप इस एन को ज्यादा बड़े पॉजिटिव से कनेक्ट कर देते हो टू कीप द दूसरा वाला जंक्शन रिवर्स बायस। अब आपका पहला जंक्शन फॉरवर्ड, दूसरा जंक्शन रिवर्स बायस हो चुका है। दैट सिंपली मींस आपका ट्रांजिस्टर एक्टिव स्टेट के अंदर वर्क कर रहा है। आप देख सकते हैं कि हमारे पास में यहां पर बेस है, तो इससे कनेक्टेड जो रेजिस्टेंस है उसको हमने आरबी नाम दिया है। इस बेस ब्रांच में फ्लो होने वाले करंट को हम आईबी कह रहे हैं, और इसी बेस ब्रांच से जो कनेक्टेड बैटरी है उसको नाम दिया गया है वीबीबी। तो ये तो रही बात इस इनपुट पार्ट की। इस इनपुट पार्ट के अंदर ही बेस और एमीटर टर्मिनल के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप आता है उसको हम नाम देते हैं वीबीई। तो अगर हम इस इनपुट पार्ट पे केवीएल को अप्लाई करें तो हम कहेंगे कि ये जो वीबीबी है ये इस आरबी पे ड्रॉप होगा और बेस एमीटर टर्मिनल्स के अक्रॉस ड्रॉप होगा। तो हम कह सकते हैं कि फॉर दिस लूप 1 वी कैन से दैट वीबीबी इक्वल्स टू आईबी आरबी प्लस वीबीई होना चाहिए। तो हमारे पास में इक्वेशन आती है दैट वीबीबी इक्वल्स टू आईबी आरबी प्लस वीबीई। अब आइए बात करते हैं आउटपुट पार्ट की। तो आप जानते हैं कि आउटपुट पार्ट में हम जो सर्किट है वो कलेक्टर और एमीटर के बीच में कनेक्ट करते हैं। क्योंकि हमने बैटरी को जो कनेक्ट किया है वो कलेक्टर से कनेक्ट किया है, तो हम उसका नाम दे देते हैं वीसीसी। आपके पास में जो कलेक्टर पे रेजिस्टेंस कनेक्टेड है उसको आपने नाम दे दिया है आरसी, एंड ऑब्वियसली कलेक्टर ब्रांच है तो यहां पे जो करंट फ्लो होगा वो भी होगा आईसी। तो आप कह सकते हैं कि इस सेकंड लूप के लिए ये जो वोल्टेज है वीसीसी ये इस आरसी पे ड्रॉप होगा और कलेक्टर और एमीटर टर्मिनल पे ड्रॉप होगा। तो आप कह सकते हैं दैट फॉर दिस सेकंड लूप दैट वीसीसी विल बी इक्वल्स टू आईसीआरसी प्लस वीसीई। हमारे पास में इक्वेशन आती है वीसीसी इक्वल्स टू आईसीआरसी प्लस वीसीई। तो ये बात रही केवीएल इन दिस सीई कॉन्फ़िगरेशन। अब ये जो सीई कॉन्फ़िगरेशन होता है इसको कई बार कुछ इस तरीके से भी बनाया जाता है। तो ये भी हमारे पास में एक ट्रांजिस्टर है जिसको सीई कॉन्फ़िगरेशन में बनाया गया है। और यहां पर नोटिस करने लायक बात यह है कि हमने इस ट्रांजिस्टर की बायसिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक बैटरी से की है, यानी हम कहते हैं कि ये सिंगल बैटरी बायस ट्रांजिस्टर है। और आप देख सकते हैं कि जो आपके पास में यहां पर है कलेक्टर ब्रांच, तो वहां पे जो कनेक्टेड रेजिस्टेंस है वो है आरसी। ये है बेस ब्रांच, यहां पे जो कलेक्टेड रेजिस्टेंस है वो है आरबी। ये एमीटर टर्मिनल है जिसको कॉमन रखा गया है। एंड नाउ बेस और एमीटर के बीच में जो पोटेंशियल है वो वीबीई है, कलेक्टर और एमीटर के बीच में जो पोटेंशियल है वो वीसीई है। कलेक्टर ब्रांच के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो आईसी है, और जो बेस ब्रांच में करंट फ्लो होगा दैट विल बी आईबी। तो हमारा टास्क था यहां पर केवीएल अप्लाई करना। तो हम यहां पर दो लूप्स ढूंढते हैं और उन दो लूप्स के अंदर फिर केवीएल को अप्लाई करते हैं, और फिर बाद में समझेंगे कि किस तरीके से हमने एक बैटरी की मदद से दोनों जंक्शंस की बायसिंग कर दी है और हमारा ट्रांजिस्टर एक्टिव स्टेट में काम कर रहा है। तो आइए समझते हैं कि सबसे पहला लूप कौन सा है। हम कहते हैं कि हमारे पास में फर्स्ट लूप ये वाला लूप है। आप कह सकते हैं कि ये जो बैटरी का वोल्टेज वीसीसी है वो इस आरसी पे ड्रॉप करता है और कलेक्टर और एमीटर टर्मिनल्स के बीच में ड्रॉप करता है। तो हम कह सकते हैं दैट दिस वीसीसी इक्वल्स टू आईसीआरसी प्लस वीसीई। तो फॉर लूप 1 हमारे पास में जो इक्वेशन आती है दैट इज वीसीसी इक्वल्स टू आईसीआरसी प्लस वीसीई। अब आप देख सकते हैं कि ये जो वीसीसी है वो इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच में भी ड्रॉप करता है। दैट सिंपली मींस हम कह सकते हैं कि वीसीसी ही आरबी पे और इस वीबीई के बीच में ड्रॉप करेगा। तो फॉर दिस आउटर लूप हम कह सकते हैं दैट दिस वीसीसी इक्वल्स टू आईबी आरबी प्लस वीबीई होगा।
तो सेकेंड लूप के लिए हमारे पास में इक्वेशन आती है VCC इक्वल्स टू VBE प्लस IBRB। तो ये तो बात रही KVL की। अब आइए समझते हैं कि हम यहां पर एक ही बैटरी की मदद से दोनों जंक्शंस को कैसे बायस कर पाते हैं। तो समझने लायक बात यह है कि हमारे पास में दो जंक्शंस होते हैं ट्रांजिस्टर में। पहले जंक्शन का नाम होता है बेस एमीटर जंक्शन, और हम बेस एमीटर जंक्शन को करते हैं फॉरवर्ड बायस। तो सबसे पहले हम बेस एमीटर जंक्शन को ढूंढते हैं। तो आप कहते हैं कि सर हमारे पास में बेस ये रहा और एमीटर ये रहा। तो आप बड़े ध्यान से देखिए कि आपने बेस जो कि पी साइड है उसको आप पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट कर देते हो। आपने क्या किया, पी साइड को कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से। और आप देखिए कि आपके पास में जो एमीटर है वो है एन साइड, और एन साइड को आपने कनेक्ट कर दिया नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से। दैट सिंपली मींस आप कह सकते हो कि जो बेस एमीटर जंक्शन है ये हो गया है फॉरवर्ड बायस। आपका बेस एमीटर जंक्शन तो फॉरवर्ड बायस हो चुका है। अब हमारा टास्क है दूसरे वाले जंक्शन को रिवर्स बायस करना, और हम जानते हैं कि ट्रांजिस्टर में जो दूसरा वाला जंक्शन होता है वो कलेक्टर बेस जंक्शन होता है। तो देखने लायक बात यह है कि हमारे पास में कलेक्टर ये है और बेस ये रहा। आप जानते हैं कि जो बेस है वो तो पॉजिटिव से कनेक्टेड था, पर आप ये भी देख पा रहे हैं कि आपका जो कलेक्टर है वो भी उसी पॉजिटिव से कनेक्टेड है जिससे बेस कनेक्टेड है। तो फिर हमको यहां पर जो बायसिंग होती है कलेक्टर बेस जंक्शन की, इसको समझने के लिए रेजिस्टेंस का रोल समझना पड़ता है। हम इस तरह के सर्किट के अंदर ये जो बेस रेजिस्टेंस होता है RB, इसकी वैल्यू को बहुत बड़ा चूज करते हैं एज कंपेयर टू दैट ऑफ द RC। और जब हम ऐसा करते हैं तो क्या होता है, आइए समझते हैं। तो आप देखिए कि अगर आप RB की वैल्यू को बहुत बड़ा चूज करेंगे एज कंपेयर टू RC तो क्या हुआ। आप देखिए कि इन दोनों लूप्स में, चाहे लूप 1 हो चाहे लूप 2 हो, दोनों लूप्स के अंदर जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो हो रहा है VCC। अब अगर मैं कहता हूं कि RB की वैल्यू बहुत बड़ी है तो आप कहेंगे कि RB के ऊपर बड़ा ड्रॉप होएगा इस VCC का। दैट सिंपली मींस VBE की वैल्यू छोटी होगी। और अगर आप कहते हैं कि RC की वैल्यू छोटी है तो आप कहेंगे कि इस VCC का इस RC के ऊपर छोटा ड्रॉप होगा। दैट सिंपली मींस VCE की वैल्यू बड़ी होगी। आप बड़े ध्यान से सुनिए, आपने क्या बोला। आपने कहा कि हमारे पास में VCE की वैल्यू VBE से बड़ी आएगी। हमारे पास में VCE की वैल्यू VBE से बड़ी आएगी। ऐसा क्यों हुआ, मैं वापस से रिपीट करता हूं। मैंने कहा कि दोनों ही लूप्स के अंदर VCC का ड्रॉप हो रहा है, और अगर दोनों लूप्स में VCC का ड्रॉप हो रहा है तो इस बैटरी का इस रेजिस्टेंस पे छोटा ड्रॉप होगा, तो VCE की वैल्यू बड़ी आएगी। RC की वैल्यू छोटी है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द RB। तो अगर यहां पर ड्रॉप कम है तो VCE पे ड्रॉप ज्यादा है। सिमिलरली इसी VCC का अगर यहां पर ड्रॉप ज्यादा है तो यहां पर ड्रॉप कम है। दैट सिंपली मींस हम कह सकते हैं कि VCE की वैल्यू VBE से ज्यादा आएगी। और हम सब जानते हैं कि जब कलेक्टर बड़े पोटेंशियल पे होगा और बेस छोटे पोटेंशियल पे होगा, कलेक्टर बड़े पोटेंशियल पे और बेस छोटे पोटेंशियल पे, तो जो दूसरा वाला जंक्शन होगा वो हो जाएगा रिवर्स बायस। हमारा पहला वाला जंक्शन था फॉरवर्ड बायस, दूसरा वाला जंक्शन रिवर्स बायस। हम कहते हैं कि हमारा ट्रांजिस्टर चल रहा है इन एक्टिव मोड। तो दैट इज अबाउट द बायसिंग ऑफ दिस CE कॉन्फ़िगरेशन। अब आइए समझते हैं कि इनके ऊपर से न्यूमेरिकल किस तरीके के बनते हैं। तो आपको यहां पर एक सर्किट दिखाया गया है, और यह भी सिंगल बैटरी बायस सर्किट है। और इस सर्किट के अंदर हमको ऐसा दिखना चाहिए कि जो RB की वैल्यू है वो इस RC की वैल्यू से बहुत बड़ी निकल के आती है। तो आइए इसी सर्किट को सॉल्व करते हैं। आपको बोला गया है कि फॉर द गिवन सर्किट करंट गेन इज गिवन टू बी बीटा एंड दैट इज इक्वल टू 100। दैट सिंपली मींस ये CE ट्रांजिस्टर है। आपसे कहा गया है कि VCE की वैल्यू 5 वोल्ट है। VCE यहां पे होता है, आप सब जानते हैं, ये VCE की वैल्यू है 5 वोल्ट। और VBE की वैल्यू, इसकी वैल्यू आपको दी गई है, दैट इज इक्वल टू 0 वोल्ट। ये VCE अपने को 5 वोल्ट दिया गया है। आपसे पूछा गया है कि RB की वैल्यू क्या होगी, हमको इस RB को फाइंड आउट करना है। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास में यहां पर 2 लूप्स हैं, और हम इन 2 लूप्स के अंदर लूप इक्वेशन को लगाएंगे और आसानी से RB की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो क्योंकि आप जानते हैं कि ये कलेक्टर ब्रांच है, यहां पे फ्लो होने वाला करंट होगा कलेक्टर करंट। तो अगर मैं इस लूप की बात करूं, दैट इज फर्स्ट लूप, तो हम कह सकते हैं कि इस फर्स्ट लूप के अंदर दिस 20 वोल्ट विल ड्रॉप अक्रॉस दिस 5 किलो ओम रेजिस्टेंस एंड दिस कलेक्टर एमीटर टर्मिनल। तो मैं कह सकता हूं कि जो पहला लूप है उसकी इक्वेशन आएगी 20 इज इक्वल्स टू IC इंटू 5 किलो ओम प्लस
VCE, और VCE की वैल्यू हमको दी गई है 5 वोल्ट। तो बताइए इस इक्वेशन से हम आसानी से IC की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप कहेंगे कि जो IC की वैल्यू आती है दैट विल बी 20 माइनस 5 दैट इज 15 डिवाइडेड बाय 5 किलो ओम, यानी ये निकल के आता है 3 मिली एम्पियर। तो यहां से हमने IC की वैल्यू को आसानी से कैलकुलेट कर लिया है। अब देखिए, अगर हमारे पास में IC है और अगर हमारे पास में बीटा है तो हम आसानी से IB की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। हम जानते हैं कि जो बीटा होता है वो IC अपॉन IB होता है। तो हम आसानी से कह सकते हैं दैट IB की जो वैल्यू निकल के आती है दैट इज IC अपॉन बीटा, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 30 माइक्रो एम्पियर। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे पास में IC था 3 मिली एम्पियर डिवाइडेड बाय बीटा दैट इज गिवन टू बी इक्वल्स टू 100। ये वैल्यू निकल के आ जाती है हमारे पास में 30 माइक्रो एम्पियर। अब आइए हम क्या करते हैं, हम इस आउटर लूप के अंदर इक्वेशन लगा देते हैं KVL की। तो बताओ यहां पर फ्लो होने वाला करंट कौन है, IB। तो हम कह सकते हैं कि दिस 20 वोल्ट विल ड्रॉप अक्रॉस दिस टर्मिनल एंड दिस टर्मिनल। तो बताओ अगर 20 वोल्ट यहां से लेके यहां तक ड्रॉप करेगा तो हम कह सकते हैं दैट 20 इज इक्वल्स टू IB RB, आपके पास में IB की वैल्यू है दैट इज गिवन टू बी 30 माइक्रो एम्पियर, इनटू बताओ आपके पास में RB की वैल्यू नहीं है, हमको RB की वैल्यू ही तो फाइंड आउट करनी है, प्लस VBE। बताओ VBE की वैल्यू कितनी दी गई है, इस क्वेश्चन में हमको VBE की वैल्यू दी है इक्वल्स टू 0 वोल्ट। तो हमने यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो हम कह सकते हैं कि यहां पे हमारे पास में जो RB की वैल्यू निकल के आती है दैट कम्स आउट इक्वल्स टू 20 अपॉन 30 माइक्रो एम्पियर। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो दिस कम्स आउट इक्वल्स टू 666.67 किलो ओम। आप देख सकते हैं कि जो बेस रेजिस्टेंस की वैल्यू निकल के आई है वो कलेक्टर रेजिस्टेंस की वैल्यू से बहुत ज्यादा बड़ी निकल के आई है, और इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो ट्रांजिस्टर है ये सिंगल बैटरी बायस ट्रांजिस्टर है, क्योंकि हम यहां पर जो बायसिंग है वो रेजिस्टेंसेस की मदद से कर रहे हैं। तो दैट इज अबाउट दिस क्वेश्चन। अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है फॉर द गिवन NPN ट्रांजिस्टर आपको RB की वैल्यू दी गई है एंड दैट इज गिवन टू बी इक्वल्स टू 100 किलो ओम। आपसे कहा गया है कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द बेस एमीटर जंक्शन, इस बेस एमीटर जंक्शन पे जो पोटेंशियल ड्रॉप है ये 0.6 वोल्ट गिवन है। आपसे कहा जाता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ VBB इफ IC इज गिवन टू बी 1 मिली एम्पियर एंड बीटा इज गिवन टू बी 100। तो आप देखिए कि अगर मुझे VBB की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मुझे इस लूप के अंदर इक्वेशन लगा देनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास में इक्वेशन आती है दैट VBB इज इक्वल्स टू, बताइए यहां पे हमारे पास में बेस ब्रांच, तो यहां पे फ्लो होने वाला करंट कौन सा होगा, IB। तो आई कैन से इट विल बी इक्वल्स टू IB इंटू RB की वैल्यू हमको दी गई है 100 किलो ओम प्लस VBE एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 0.6 वोल्ट। अब अगर इस इक्वेशन में मेरे पास में IB की वैल्यू होती तो मैं आसानी से बता देता कि हमारे पास में VBB की वैल्यू क्या होगी। तो आइए इस IB की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। IB की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमको IC और बीटा दिया गया है, और आप जानते हैं कि हमारे पास में एक रिलेशन होता है दैट बीटा इज इक्वल्स टू IC अपॉन IB। तो बताओ क्या मैं कह सकता हूं कि जो IB की वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी IC अपॉन बीटा, और अगर ये IC अपॉन बीटा है तो IC की वैल्यू है मेरे पास में 1 मिली एम्पियर, और बताओ बीटा की वैल्यू कितनी है 100, बीटा इज गिवन टू बी 100। अब मैं इसी IB की वैल्यू को यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। तो बताओ मेरे पास में आ रही है 1 मिली एम्पियर अपॉन 100 इंटू 100 किलो ओम प्लस 0.6 वोल्ट। ना आप देख सकते हैं कि यहां पे मिली है, यहां पे किलो है, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। 100 और 100 भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो यहां पर बचेगा हमारे पास में 1 और यहां पे है 0.6। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा आंसर आ रहा है VBB का दैट इज इक्वल्स टू 1.6 वोल्ट। सो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस हम कह सकते हैं कि सेकंड वाला ऑप्शन सही आंसर है। अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर हमको बोला गया है कि हमारे पास में एक NPN ट्रांजिस्टर सर्किट है जो कि कॉमन एमीटर मोड में हमको दिख रहा है। आपसे कहा गया है कि R1 की वैल्यू आपके पास में 8.6 किलो ओम है। आपसे कहा गया है कि R2 की वैल्यू आपके पास में 100 ओम है। आपको VBE की वैल्यू बता दी गई है एंड दैट इज इक्वल्स टू 0.7 वोल्ट। आपको यह भी बता दिया गया है कि जो बीटा है उसकी वैल्यू 100 है।
तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो VCE है इसकी वैल्यू क्या होगी, तो हमको VCE की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बताइए, अगर ये बेस वाली ब्रांच है तो यहां पे जो फ्लो होने वाला करंट है दैट इज बेस करंट, और अगर ये कलेक्टर वाली ब्रांच है तो यहां पर जो फ्लो होने वाला करंट है वो है कलेक्टर करंट। तो अगर मुझे VCE की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो इस लूप के अंदर इक्वेशन लगानी है। तो हम कहते हैं कि इस लूप के लिए जब इक्वेशन लगाएंगे तो दिस विल बी VCC इक्वल्स टू IC RC यहां पर R2 है एंड VCE, हमको VCE की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है। तो बताइए, वैल्यू को सब्सटीट्यूट करता हूं। मैंने कहा VCE, बताओ VCC की वैल्यू कितनी दी गई है 10 माइनस IC इंटू R2, बताओ R2 की वैल्यू कितनी दी गई है 100। अगर इस इक्वेशन के अंदर हमको IC की वैल्यू पता होती तो हमारा आंसर आ जाता, दैट सिंपली मीन्स हमको VCE की वैल्यू पता लग जाती। तो हमको सबसे पहले अब IC की वैल्यू निकालनी है, और IC को हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बीटा एंड IB। तो अगर मेरे पास में IB की वैल्यू हो, बीटा हो, तो मैं आसानी से IC की वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगा। तो IB की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम फर्स्ट वाली लूप के अंदर इक्वेशन लगाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये 5 वाला वोल्ट ड्रॉप होगा इस R1 पे और VBE पे। तो हम कह सकते हैं फॉर दिस लूप 5 इज इक्वल्स टू IB इंटू RB दैट इज गिवन टू बी 8.6 किलो ओम प्लस VBE जिसकी वैल्यू हमको 0.7 दी गई है। अब आप देख सकते हैं कि 5 माइनस 0.7 विल बी 4.3। तो यहां पे आया 4.3 डिवाइड हुआ 8.6 किलो ओम से एंड दैट विल बी द वैल्यू ऑफ IB। तो आपको IB की वैल्यू यहां से मिल जाती है 0.5 मिली एम्पियर। हम कह सकते हैं कि यहां पे हमको IB की वैल्यू मिल जाती है 0.5 मिली एम्पियर। अब अगर मेरे पास में IB की वैल्यू 0.5 मिली एम्पियर आ चुकी है तो बताओ क्या हम कह सकते हैं जो IC होता है वो बीटा टाइम्स IB होता है, और अगर IC बीटा टाइम्स IB होता है, हमको बीटा की वैल्यू दी गई है 100। तो बताओ अगर मैं 100 यहां पे रखूं और IB की वैल्यू हमारे पास में कितनी आई है, IB की वैल्यू है 0.5 मिली एम्पियर। अगर मैं इसको सब्सटीट्यूट कर दूं इस इक्वेशन में तो हमको VCE की वैल्यू मिल जाएगी। तो वी कैन से दैट दिस विल बी इक्वल्स टू 10 माइनस 100 इंटू 0.5 मिली एम्पियर इंटू 100। अगर आप इसको सॉल्व करो तो दिस कम्स आउट इक्वल्स टू 5। तो हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर है 10 माइनस 5 एंड दैट इज इक्वल्स टू 5 वोल्ट। सो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस हम कह सकते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर है। तो आइए बात करते हैं ट्रांजिस्टर की बिगेस्ट एप्लीकेशन की, दैट इज द ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। और आप जानते हैं कि अगर ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर की तरह काम कराना होता है तो हम पहले जंक्शन को रखते हैं फॉरवर्ड बायस, दूसरे जंक्शन को रखते हैं रिवर्स बायस। दैट सिंपली मींस हम ट्रांजिस्टर को मेंटेन करते हैं एक्टिव स्टेट में। तो आप सब लोग देख सकते हैं कि यहां पर हमने एक NPN ट्रांजिस्टर लिया है जिसको CE मोड के अंदर अरेंज किया गया है, और फिर इस ट्रांजिस्टर को हमने एक्टिव मोड में अरेंज किया है। दैट सिंपली मींस हमने पहले जंक्शन को किया है फॉरवर्ड बायस और दूसरे जंक्शन को किया है रिवर्स बायस। आप जानते हैं कि जो पहला जंक्शन होता है वो होता है बेस एमीटर जंक्शन। तो आप देख सकते हैं कि ये रहा बेस जो कि P टाइप का है, उस P टाइप के रीजन को हमने पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ VBB से कनेक्ट कर दिया है। आप देख सकते हैं कि हमने N साइड को कनेक्ट कर दिया है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से, यानी कि हमारा पहला वाला जंक्शन हो चुका है फॉरवर्ड बायस। हम दूसरे वाले जंक्शन को रिवर्स बायस करते थे। इसके लिए हम क्या करते हैं, आप देख सकते हैं कि जो बेस है वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड है, तो हम कलेक्टर को ज्यादा बड़े पॉजिटिव से कनेक्ट कर देते हैं ताकि हमारा कलेक्टर बेस जंक्शन क्या हो जाए, रिवर्स बायस। तो आप देख सकते हैं कि हमारा ट्रांजिस्टर अभी एक्टिव स्टेट में काम कर रहा है। तो आइए बात करते हैं कि ट्रांजिस्टर एम्पलीफिकेशन में कैसे मदद करता है। बट बिफोर दैट कि जब हम कोई भी AC सिग्नल नहीं लगाते हैं तो आप जानते हैं कि जो KVL के अकॉर्डिंगली इनपुट और आउटपुट लूप की इक्वेशंस आती हैं वो क्या होती हैं, सबसे पहले इसका डिस्कशन कर लेते हैं। तो मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं KVL की, जब हमने कोई AC सिग्नल नहीं अप्लाई किया है। लेट मी से कि हमने कोई AC सिग्नल अप्लाई नहीं किया है तो जो इक्वेशन बनेगी दैट विल बी VBB इक्वल्स टू IBRB प्लस VBE। आप जानते हैं दैट इज VBB इक्वल्स टू IBRB प्लस VBE। और हम जानते हैं कि जब तक हमने कोई AC सिग्नल नहीं लगाया है तब तक ये VBB ही हमारा इनपुट वोल्टेज है, इसीलिए हमने इस VBB को बोल दिया V इनपुट एंड दैट इज इक्वल टू IBRB प्लस VBE।
नाउ दिस इज द इक्वेशन व्हेन नो एसी सिग्नल हैज बीन अप्लाइड एट द इनपुट। तो जब हम कोई एसी सिग्नल यहां पर नहीं लगाते हैं, तब हमने इनपुट साइड की इक्वेशन तो लिख ली है। अब आइए बात करते हैं कि आउटपुट साइड की इक्वेशन क्या आएगी। तो जब हम आउटपुट साइड की इक्वेशन लिखते हैं तो हम लिखते हैं VCC इक्वल्स टू ICRC प्लस VCE। और आप जानते हैं कि जब भी हम CE मोड के अंदर ट्रांजिस्टर को अरेंज करते हैं तो हम आउटपुट निकालते हैं कलेक्टर और एमीटर टर्मिनल्स के बीच में। तो आप देख सकते हैं कि ये कलेक्टर और एमीटर टर्मिनल है और हम आउटपुट इन्हीं दो टर्मिनल्स के बीच में कैलकुलेट करते हैं। वी कैलकुलेट द आउटपुट बिटवीन कलेक्टर एंड एमीटर टर्मिनल्स। तो हम कह सकते हैं कि जो VCE होता है दैट इज इक्वल्स टू V0 एंड दैट इज इक्वल्स टू VCC माइनस ICRC। हमने VCE को ही V0 कह दिया है एंड दैट इज इक्वल्स टू VCC माइनस ICRC। तो ये इक्वेशन हमको तब मिली है जब हमने कोई भी एसी सिग्नल अप्लाई नहीं किया था। अब आइए क्या करते हैं, अब आइए हम इनपुट साइड पर एसी सिग्नल को लगा देते हैं। और जैसे ही हम इनपुट साइड पर एसी सिग्नल को लगाते हैं तो आप जानते हैं कि एसी सिग्नल की एक खास बात होती है, वो ये कि जो इसका वोल्टेज लेवल होता है वो समय के साथ में बढ़ता है और कम होता है। दैट सिंपली मीन्स इसका वोल्टेज समय के साथ में बदलता है। तो जब हम इनपुट साइड पर एसी सिग्नल को लगाते हैं तो इसका वोल्टेज क्योंकि समय के साथ में बढ़ता और कम होता है, हम कहते हैं कि इस सिग्नल की वजह से इनपुट साइड में जो करंट बह रहा है उसमें भी चेंज आता है, जिसकी वजह से इनपुट साइड में जो वोल्टेज ड्रॉप्स हैं उसके अंदर भी चेंज आता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो हमको पहले V इनपुट मिल रहा था विदाउट द प्रेजेंस ऑफ द AC, अब उसके अंदर चेंज आ जाता है बिकॉज ऑफ द इनपुट वोल्टेज दैट हैज बीन अप्लाइड। तो हम कहते हैं कि इनपुट में चेंज आ गया है एंड दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा V इन। इस इनपुट में चेंज आया है तो हमने जब एसी सिग्नल लगाया है तो हमने कहा दैट विल बी इक्वल्स टू डेल्टा V इन। अब इसी एसी सिग्नल की वजह से इस IB में भी चेंज आएगा। दैट सिंपली मीन्स यहां पर वोल्टेज ड्रॉप में भी चेंज आएगा, और क्योंकि यहां पे वोल्टेज ड्रॉप में चेंज आएगा उस चेंज को हमने दिखाया है डेल्टा IB RB से। और यहां पर बेस एमीटर टर्मिनल्स के अक्रॉस भी वोल्टेज में चेंज आएगा और इसको हमने रिप्रेजेंट किया है डेल्टा VBE से। तो हमारे पास में जो फाइनल इक्वेशन आती है वो आती है डेल्टा V इन इज इक्वल टू डेल्टा IB RB प्लस डेल्टा VBE। ये इक्वेशन हमको तब मिली है जब हमने एसी सिग्नल को अप्लाई कर दिया है। अब ये जो डेल्टा VBE होता है इसका जो चेंज होता है वो डेल्टा IB RB के कंपैरिजन में कम पाया जाता है, इसीलिए हम डेल्टा VBE को इग्नोर कर देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमें जो डेल्टा V इन की वैल्यू मिलती है दैट कम्स आउट इक्वल्स टू डेल्टा IB RB। अब यहां पर समझने लायक बात यह है कि जब हमने इनपुट पे एसी सिग्नल लगाया तो उसके लगाने की वजह से इनपुट करंट में चेंज आया। तो बताओ अगर इनपुट करंट में चेंज आएगा तो यही करंट अब आउटपुट में बहेगा। दैट सिंपली मीन्स हम कह सकते हैं कि अगर इनपुट करंट IB में चेंज आएगा तो IC में भी चेंज आएगा, और अगर IC में चेंज आएगा तो IC RC के थ्रू फ्लो होगा और इस लूप के अंदर फ्लो होगा। दैट सिंपली मीन्स इस लूप के अंदर भी वोल्टेज ड्रॉप्स के अंदर चेंज आएगा, और अगर इस लूप के अंदर भी वोल्टेज ड्रॉप्स के अंदर चेंज आएगा तो हम अब इस वाली इक्वेशन को भी मॉडिफाई कर देते हैं एसी सिग्नल लगाने के बाद में, और हम लिख देते हैं मॉडिफाई करके दैट डेल्टा V0 इज इक्वल टू डेल्टा VCC माइनस डेल्टा ICRC। तो आप देख सकते हैं कि IB में चेंज आया तो IB में चेंज आने की वजह से IC में भी चेंज आएगा, इसलिए यहां पर वोल्टेज ड्रॉप में भी चेंज आएगा, उसको आपने लिख दिया माइनस डेल्टा ICRC। पर एक बात बताइए, आपने जब यहां पे लिखा डेल्टा VCC तो देखो VCC तो एक एक्सटर्नल बैटरी है, और अगर ये एक्सटर्नल बैटरी है तो हम कहेंगे कि यहां पर एसी सिग्नल लगाने की वजह से इस बैटरी के पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आएगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो डेल्टा VCC की वैल्यू है वो तो जीरो ही होगी। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि जो डेल्टा V0 मिलेगा दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस डेल्टा ICRC। अब एक बात कहते हैं कि लेट मी से कि ये वाली जो इक्वेशन है ये फर्स्ट इक्वेशन है एंड लेट अस से ये वाली इक्वेशन हमारे पास में सेकंड इक्वेशन है, और अब हम क्या करते हैं कि सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट वाली इक्वेशन से डिवाइड कर देते हैं। लेट अस डिवाइड द सेकंड इक्वेशन बाय फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड को डिवाइड कर दिया फर्स्ट से, तो बताओ जब हम सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करते हैं तो हमको मिलता है डेल्टा V0 अपॉन डेल्टा V इन इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा ICRC अपॉन डेल्टा IB RB। डेल्टा V0 अपॉन डेल्टा V इन इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा ICRC अपॉन डेल्टा IB RB। अब आप देखिए हमने क्या किया, इस IC अपॉन IB को अलग ले लिया और उसको रीअरेंज कर दिया एज बीटा। हम जानते हैं IC अपॉन IB इज बीटा, तो हम इसको अरेंज कर देते हैं एज बीटा। तो ये वाली टर्म आ गई हमारे पास में बीटा।
ये है आउटपुट रेजिस्टेंस RC और ये है इनपुट रेजिस्टेंस RB। ट्रांजिस्टर के अंदर पहले वाले रीजन को रखा जाता है फॉरवर्ड बायस, दूसरे वाले रीजन को रखा जाता है रिवर्स बायस। दैट सिंपली मींस हम कह सकते हैं कि ट्रांजिस्टर के अंदर इनपुट रेजिस्टेंस लो होता है और आउटपुट रेजिस्टेंस हाई होता है। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि ट्रांजिस्टर के अंदर जो रेजिस्टेंस गेन होता है वो ग्रेटर देन 1 होता है। तो अगर आप इस रिलेशन को बड़े ध्यान से देखो तो इस रिलेशन के अंदर ये जो बीटा की वैल्यू है ये है ग्रेटर देन 1। हम अभी अभी ऐसा बता चुके हैं कि जो रेजिस्टेंस गेन होगा ट्रांजिस्टर के अंदर वो भी होगा ग्रेटर देन 1। तो आप खुद सोचिए कि आप कह रहे हैं कि ग्रेटर देन 1 मल्टीप्लाइड बाय ग्रेटर देन 1 इज ग्रेटर देन 1 एंड दैट इज मल्टीप्लाइड बाय V इनपुट, दैट सिंपली मींस दैट विल बी ग्रेटर देन V इनपुट। तो आप कह रहे हैं कि जो आउटपुट वोल्टेज में चेंज आया है वो इनपुट वोल्टेज से ज्यादा आ रहा है। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि एम्प्लीफिकेशन हो चुका है। हम इनपुट में एक छोटा सा AC सिग्नल लगाते हैं तो ये एम्प्लीफाई होके अपने को आउटपुट पे दिखाई देता है। पर यहां पर नोटिस करने लायक बात यह है कि हमको इस रिलेशन के अंदर एक नेगेटिव साइन देखने को मिल रहा है। यह नेगेटिव साइन हमको यह बताता है कि इनपुट और आउटपुट वोल्टेज में पाई का फेज डिफरेंस होता है। दैट सिंपली मींस अगर मैं यहां पर इनपुट लगाऊंगा ऐसा तो ये एम्प्लीफाई होके मिलेगा ऐसा, पर ये इनपुट के अपोजिट फेज में होगा। इन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस होगा वो 180 डिग्री या फिर पाई का होगा। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर ये जो नेगेटिव साइन होता है ये डिनोट करता है दैट देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ 180 डिग्री और पाई बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज सिग्नल्स। सो दैट इज अबाउट द ट्रांजिस्टर एज एन एम्प्लीफायर। हम देख सकते हैं कि ट्रांजिस्टर का काम है एक छोटे से AC सिग्नल को एम्प्लीफाई करके आउटपुट पे दे देना। CE ट्रांजिस्टर एम्प्लीफायर इकलौता ऐसा एम्प्लीफायर होता है जहां पे इनपुट और आउटपुट वोल्टेज सिग्नल्स एक दूसरे से अपोजिट फेज में मिलते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि CB और CC एम्प्लीफायर के अंदर इनपुट और आउटपुट वोल्टेजेस सेम फेज में होते हैं। तो आपसे कोई पूछे कि कौन सा ऐसा कॉन्फ़िगरेशन है जो इनपुट और आउटपुट वोल्टेज के बीच में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस देता है, सो द आंसर विल बी CE ट्रांजिस्टर एम्प्लीफायर ओनली। तो दैट इज अबाउट ट्रांजिस्टर एज एन एम्प्लीफायर। अब आइए बात करते हैं एक न्यूमेरिकल की जो कि हमसे इसी CE ट्रांजिस्टर एम्प्लीफायर पे बनाया गया है और ये क्वेश्चन हमसे पुराने सालों में नीट में पूछा जा चुका है। और क्वेश्चन कहता है The input voltage given to a CE amplifier having a voltage gain of 150 is VI is equals to 2 cos 15t plus pi by 3. The corresponding output signal will be, और आपको यहां पर आउटपुट सिग्नल की 4 इक्वेशंस बता दी गई हैं। हमको चूज करना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आउटपुट वोल्टेज की करेक्ट इक्वेशन होगी। तो यहां पर आपको 2 बातें दिमाग में आ जानी चाहिए। पहली बात कि ये एक CE एम्प्लीफायर है और अगर ये एक CE एम्प्लीफायर है तो इनपुट और आउटपुट वोल्टेज इक्वेशंस में पाई का फेज डिफरेंस होना चाहिए। दूसरी बात, ऑब्वियसली एक एम्प्लीफायर है तो यहां पर आउटपुट और इनपुट वोल्टेज के अंदर हमको वोल्टेज गेन भी दिखना चाहिए। दैट सिंपली मींस अगर इनपुट वोल्टेज का एम्पलीट्यूड आपको 2 दिख रहा है तो जो आउटपुट वोल्टेज का एम्पलीट्यूड होगा वो वोल्टेज गेन टाइम्स ऑफ द इनपुट वोल्टेज दिखना चाहिए। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि जो वोल्टेज गेन होता है दैट इज इक्वल्स टू V0 अपॉन Vin। तो अगर मैं आउटपुट वोल्टेज कहूं तो दैट विल बी वोल्टेज गेन टाइम्स ऑफ Vin। तो हमारे पास में वोल्टेज गेन की वैल्यू कितनी दी गई है? 150। तो अगर मैं यहां से आउटपुट वोल्टेज की इक्वेशन लिखूं तो आउटपुट वोल्टेज की इक्वेशन विल बी इक्वल्स टू 150 टाइम्स ऑफ द इनपुट वोल्टेज की इक्वेशन एंड दैट इज 2 cos 15t प्लस पाई बाई 3। और एक और बात जो हमारे दिमाग में होनी चाहिए थी वो ये कि इनपुट और आउटपुट वोल्टेज में पाई का फेज डिफरेंस होता है। तो हमारा जो आंसर होगा वो या तो प्लस पाई हो सकता है या फिर माइनस पाई हो सकता है। अब आप देख सकते हैं कि ऑप्शंस के अंदर जितने भी ऑप्शन हैं वहां पर सिर्फ और सिर्फ प्लस वाले ऑप्शंस ही आपको दिखाए गए हैं, इसलिए हम भी प्लस वाले ऑप्शन को ही हमारा आंसर मानेंगे। दैट सिंपली मीन्स हम कह सकते हैं कि जो हमारा आउटपुट आ रहा है दैट विल बी V0 इज इक्वल टू 300 cos 15t प्लस 4 पाई बाय 3 एंड अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस हम कह सकते हैं कि जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वही हमारा करेक्ट आंसर है। तो आइए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। और नेक्स्ट टॉपिक में आपको ऐसा कहा गया है कि मान लेते हैं कि आपके पास में बहुत सारे एम्पलीफायर्स हैं
और उन एम्पलीफायर्स के जो वोल्टेज गेन है वो है A1, A2, A3 एंड अप टू AN। दैट सिंपली मींस हमारे पास में n नंबर ऑफ एम्पलीफायर्स थे और हम उन n एम्पलीफायर्स को एक के बाद एक सीरीज में अरेंज कर चुके हैं। तो आपसे ऐसा पूछा जाता है कि अगर इस तरह से एक के बाद एक इन एम्पलीफायर्स को अरेंज कर दिया जाए तो इस नेट कॉम्बिनेशन का जो वोल्टेज गेन होता है दैट इज A, उसका क्या रिलेशन होता है A1, A2 अप टू AN से। तो हम कहते हैं कि जब भी n एम्पलीफायर्स को एक के बाद एक सीरीज में अरेंज किया जाता है या फिर कह लीजिए कि कैस्केडेड कर दिया जाता है, तो जो नेट वोल्टेज गेन होता है इस कॉम्बिनेशन का दैट इज A is given as the multiplication of individual voltage gains. That simply means A is equals to A1 into A2 into A3 up to AN. तो आइए समझते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस इस कंसेप्ट से बनते हैं। तो हमारे पास में क्वेश्चन है कि टू एम्पलीफायर्स आर अरेंज्ड वन आफ्टर द अदर इन सीरीज दैट इज कैस्केडेड। The first amplifier has a voltage gain of 10 and the second has a voltage gain of 20. तो आपसे ऐसा पूछा जाता है कि अगर हमारे पास में इनपुट वोल्टेज सिग्नल है 0.01 वोल्ट का, तो आपको कैलकुलेट करना है कि आउटपुट वोल्टेज सिग्नल क्या होगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास में दो एम्पलीफायर्स हैं जिनके वोल्टेज गेन है 10 और 20। इनको एक के बाद एक सीरीज में अरेंज कर दिया गया है या फिर कह लीजिए कि कैस्केड कर दिया गया है। आपको यह भी बता दिया गया है कि आपके पास में जो इनपुट वोल्टेज है वो 0.01 वोल्ट का है। तो आपसे पूछा जाता है कि आउटपुट वोल्टेज की क्या वैल्यू होगी। तो हम सब जानते हैं कि अगर दो एम्पलीफायर्स को एक के बाद एक कैस्केड कर दिया जाएगा तो जो उसका नेट वोल्टेज गेन होगा वो इंडिविजुअल वोल्टेज गेन्स का मल्टीप्लीकेशन होगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर इसका नेट वोल्टेज गेन A है तो दैट विल बी 10 into 20 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 200। और आप जानते हैं कि जो आउटपुट वोल्टेज होता है दैट इज इक्वल्स टू वोल्टेज गेन टाइम्स ऑफ इनपुट वोल्टेज। तो बताओ अभी हमारे पास में वोल्टेज गेन की वैल्यू कितनी है। हमारे पास में वोल्टेज गेन की वैल्यू है 200 और जो हमारे पास में इनपुट वोल्टेज है उसकी वैल्यू है 0.01 वोल्ट। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आता है आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल्स टू 2 वोल्ट। सो दिस इज आवर आंसर। अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपसे कि इन अ कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर द ऑडियो सिग्नल वोल्टेज अक्रॉस द कलेक्टर इज 3 वोल्ट। यहां पर नोटिस करने लायक बात यह है कि आपके पास में सीई का एम्पलीफायर है। आपको बोला गया है कि ऑडियो सिग्नल वोल्टेज अक्रॉस द कलेक्टर। आप बताइए क्या सीई एम्पलीफायर में जो कलेक्टर होती है क्या वो आउटपुट साइड पे होता है। तो अगर वो आउटपुट साइड पर होता है तो हम जानते हैं कि ये जो आउटपुट वोल्टेज है वो हमको यहां पर दिया गया है दैट इज इक्वल्स टू 3 वोल्ट। आपसे फिर आगे कहा जाता है द रेजिस्टेंस ऑफ द कलेक्टर इज 3 किलो ओम। दैट सिंपली मींस हमको आरसी की वैल्यू दी गई है और आरसी आउटपुट साइड पे होता है, इसलिए हम कह देते हैं कि ये आउटपुट रेजिस्टेंस है आर नॉट। नेक्स्ट बात आपसे कही है कि इफ द करंट गेन इज 100, तो बताइए अगर करंट गेन 100 दिया है और ये सीई एम्पलीफायर है तो हम कह सकते हैं कि ये बीटा दिया गया है। एंड द बेस रेजिस्टेंस इज 2 किलो ओम। अगर आपको बेस रेजिस्टेंस बताया गया है तो हम कह सकते हैं कि ये इनपुट रेजिस्टेंस हमको दिया गया है। आपसे पूछा जाता है द वोल्टेज गेन एंड द पावर गेन ऑफ द एम्पलीफायर इज। हमको इस क्वेश्चन में वोल्टेज गेन और पावर गेन की वैल्यू पूछी गई है। तो हम सबसे पहले वोल्टेज गेन को कैलकुलेट करते हैं और हम सब जानते हैं कि जो वोल्टेज गेन का फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल्स टू करंट गेन इनटू रेजिस्टेंस गेन एंड रेजिस्टेंस गेन इज आउटपुट रेजिस्टेंस अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस। तो बताइए आपको करंट गेन की वैल्यू कितनी दी गई है दैट इज इक्वल्स टू 100। बताओ आपको आउटपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दी गई है। आउटपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू दी गई है 3 किलो ओम। हमको इनपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू भी पता है एंड दैट इज इक्वल्स टू 2 किलो ओम। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो दिस कम्स आउट इक्वल्स टू 150। तो हमारे पास में वोल्टेज गेन का तो आंसर आ चुका है। और अगर मैं ऑप्शंस में से चूज करूं तो मुझे दिख रहा है कि सेकंड ऑप्शन ही हमारा आंसर होगा। हमें पावर गेन कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है। हम कह सकते हैं कि सेकंड ऑप्शन हमारा आंसर है। पर चलिए फिर भी एक बार हम पावर गेन भी कैलकुलेट करके देख लेते हैं, क्योंकि हमको पता है कि जो पावर गेन होता है वो होता है वोल्टेज गेन का स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस गेन। तो लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। हम कहते हैं कि ये है वोल्टेज गेन का स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस गेन। हमारे पास में अभी अभी वोल्टेज गेन की वैल्यू निकल के आई है 150। तो हम कह देते हैं कि ये हो गया 150 का स्क्वायर। हमारे पास में रेजिस्टेंस गेन की वैल्यू है 3 किलो ओम अपॉन 2 किलो ओम दैट इज 3/2।
तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो दिस कम्स आउट इक्वल्स टू 15,000। तो हम कह सकते हैं कि सेकंड ऑप्शन इज आवर आंसर। अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फॉर सीई ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर द ऑडियो सिग्नल वोल्टेज अक्रॉस द कलेक्टर रेजिस्टेंस इज 4 वोल्ट एंड द कलेक्टर रेजिस्टेंस इज ऑफ 2 किलो ओम। आपको बताया है कि जो कलेक्टर रेजिस्टेंस है वो खुद तो 2 किलो ओम का है, पर उसके अक्रॉस जो ऑडियो सिग्नल वोल्टेज अपीयर हो रहा है वो 4 वोल्ट का है। तो बताइए ये हमको कौन दिया गया है? ये हमको आउटपुट वोल्टेज दिया गया है। बताओ ये 2 किलो ओम कौन है? ये 2 किलो ओम हमारे पास में आउटपुट रेजिस्टेंस है, क्योंकि ये कलेक्टर रेजिस्टेंस है। फिर आपको कहा जाता है कि इफ द करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर ऑफ द ट्रांजिस्टर इज 100, दैट सिंपली मींस हमको कौन दे दिया गया है? बीटा। हमारे पास में बीटा की वैल्यू आ चुकी है। एंड द बेस रेजिस्टेंस इज 1 किलो ओम। बताओ अगर बेस रेजिस्टेंस पता है तो हम जानते हैं कि सीई एम्पलीफायर में ये इनपुट रेजिस्टेंस होगा। तो आपसे इस क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है कि इनपुट सिग्नल वोल्टेज कितना होगा। तो हम सब जानते हैं कि जो वोल्टेज गेन होता है दैट कैन बी रिटन एज V0 अपॉन Vin इज इक्वल्स टू करंट गेन इनटू आउटपुट रेजिस्टेंस अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस। बताइए आपको क्या फाइंड आउट करना है? आपको फाइंड आउट करना है V इनपुट की वैल्यू, और बाकी सारी वैल्यूज हमको दी गई है। तो हम सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं और फिर V इन की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो हमको जो V0 की वैल्यू है वो 4 वोल्ट दी गई है। तो लेट मी सब्स्टिट्यूट 4। V इनपुट की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। हमको बीटा की वैल्यू 100 दी गई है। हमको R0 की वैल्यू 2 किलो ओम पता है, और R इन की वैल्यू हमको 1 किलो ओम पता है। तो अगर हम यहां से सॉल्व करें तो दिस कैंसल्स दिस, नाउ दिस 2 कैंसल्स दिस 2 टाइम्स, एंड दिस V इनपुट विल बी 2 अपॉन 100। दैट सिंपली मीन्स आई कैन से दैट दिस 20 मिलीवोल्ट इज माई आंसर। तो हमको आंसर मिल चुका है एज 4th ऑप्शन। सो दैट इज अबाउट दिस न्यूमेरिकल। तो आइए बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की, एंड दैट इज ट्रांजिस्टर एज अ स्विच। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास में एक सीई का ट्रांजिस्टर है, और हम सब जानते हैं कि सीई ट्रांजिस्टर में इनपुट अप्लाई किया जाता है बेस और एमीटर टर्मिनल के बीच में, और जो आउटपुट लिया जाता है वो लिया जाता है कलेक्टर और एमीटर टर्मिनल के बीच में। तो आप देख सकते हैं कि हमने इनपुट अप्लाई किया है VBB, एंड दैट इज अप्लाइड बिटवीन बेस एंड एमीटर। हम यहां पर जितना भी इनपुट वोल्टेज में चेंज करते हैं उसको यहां पर वोल्ट मीटर में नोट करते जाते हैं। तो जो भी इनपुट वोल्टेज का चेंज होगा उसको नोटिस करने के लिए हमने यहां पे वोल्ट मीटर लगा रखा है। सिमिलरली हम कहते हैं कि जो आउटपुट वोल्टेज है वो C और E टर्मिनल्स के बीच में नोट किया जाता है। तो इस इनपुट के बदलने के साथ में इस आउटपुट टर्मिनल्स पे जो भी चेंज आ रहा है उसको यहां पे वोल्ट मीटर V0 में नोट किया जा रहा है। तो यहां पर हमारा टारगेट है कि इनपुट वोल्टेज के साथ में किस तरह से आउटपुट वोल्टेज बदलता है, यह हमको देखना है इन अ फॉर्म ऑफ अ ग्राफ, एंड दिस टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इज नोन एज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हम क्या करने जा रहे हैं? हम इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज के बीच में जो कर्व है उसको प्लॉट करना चाह रहे हैं, और हम ये सीखना चाह रहे हैं कि किस तरह से इनपुट वोल्टेज के बदलने के साथ में आउटपुट वोल्टेज इफेक्ट होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि जब इनपुट वोल्टेज 0 होता है तो क्या होता है। तो अगर हम कहें कि हमारे पास में जो इनपुट वोल्टेज अप्लाइड है अगर वो 0 है, तो इसका मतलब यह हुआ कि हमने हमारे पहले वाले जंक्शन यानी कि बेस एमीटर जंक्शन की प्रॉपर बायसिंग ही नहीं की है। दैट सिंपली मींस हमारा जो बेस एमीटर जंक्शन है वो कंडक्ट ही नहीं कर रहा है, और अगर हमारा बेस एमीटर जंक्शन कंडक्ट नहीं कर रहा है दैट सिंपली मींस हमारा ट्रांजिस्टर कंडक्ट नहीं कर रहा है, और अगर ट्रांजिस्टर कंडक्ट नहीं कर रहा है तो इनपुट करंट IB की जो वैल्यू होगी दैट विल बी इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब यह हुआ कि एमीटर से कोई चार्ज कैरियर्स निकले ही नहीं और कोई चार्ज कैरियर्स बेस में पहुंचे ही नहीं, इसीलिए हमको IB की वैल्यू कितनी मिल रही है? 0। हम कह सकते हैं कि ट्रांजिस्टर ने कंडक्ट करना स्टार्ट ही नहीं किया है। अब खुद सोचिए कि अगर IB की वैल्यू 0 आ रही है तो हम आसानी से कह सकते हैं कि जो आउटपुट करंट IC होगा वो भी 0 होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा ट्रांजिस्टर कंडक्ट ही नहीं कर रहा है। अगर कोई चार्ज कैरियर्स एमीटर से बेस में ही नहीं पहुंचा है तो कलेक्टर में भी कुछ नहीं पहुंच रहा है। दैट सिंपली मींस अगर IB 0 है तो IC भी 0 होगा, और अगर IC 0 होगा तो अकॉर्डिंग टू दिस लूप अगर हम कहें कि इस लूप के अंदर हम इक्वेशन लगाते हैं दैट VCC इज इक्वल टू ICRC प्लस VCE,
और हम जानते हैं कि VCE के अक्रॉस V0 को नोट किया जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि जो V0 है यही VCC माइनस ICRC है। तो अगर हमारे पास में ये इक्वेशन है कि V0 इज इक्वल टू VCC माइनस ICRC है और हम कह रहे हैं कि अभी IC की वैल्यू 0 है जब V इनपुट 0 अप्लाई किया गया है, तो हम कह सकते हैं कि ये वाला टर्म ICRC 0 हो चुका है। और अगर ये वाला टर्म ICRC 0 हो चुका है तो हम कह सकते हैं कि जो V0 की वैल्यू है वो VCC के बराबर आ रही है। दैट सिंपली मीन्स अगर इनपुट वोल्टेज 0 होगा तो जो V0 की वैल्यू होगी वो हमारे पास में VCC के बराबर आएगी। अगर इनपुट वोल्टेज 0 होगा तो जो V0 की वैल्यू आती है वो हमारे पास में किसके बराबर आती है? VCC के बराबर। अब आइए बात करते हैं कि जब हम इनपुट वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो क्या होता है। तो हम इनपुट वोल्टेज को बढ़ाते हैं और कितना बढ़ाते हैं? लेट्स से कि हम इनपुट वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं एंड द वोल्टेज इज लेस देन 0.6 वोल्ट एंड लेट अस से कि ये जो ट्रांजिस्टर है ये एक सिलिकॉन का ट्रांजिस्टर है जिसका पोटेंशियल बैरियर 0.6 वोल्ट है। जिसका पोटेंशियल बैरियर कितना है? 0.6 वोल्ट। तो आप खुद सोचिए कि अगर मैं इस ट्रांजिस्टर की इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को एक बार ड्रॉ करूं तो आप जानते हैं कि जो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो VBE और IB के बीच में बनाई जाती हैं और इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इस तरह की नजर आती हैं। दैट सिंपली मींस थ्रेशोल्ड वोल्टेज अटेन होने के बाद में करंट एब्रप्टली बढ़ता है, पर थ्रेशोल्ड वोल्टेज जब तक अटेन नहीं होता करंट नेग्लिजिबल होता है। दैट सिंपली मींस ट्रांजिस्टर प्रॉपर्ली बायस्ड ही नहीं होता जब तक इनपुट वोल्टेज 0.6 वोल्ट से कम होता है। तो अगर मैं कहता हूं कि हमारा इनपुट वोल्टेज 0.6 से कम होगा तो हम कहेंगे कि हमारा पहला वाला जंक्शन अभी भी प्रॉपर्ली फॉरवर्ड बायस्ड नहीं है। दैट सिंपली मीन्स हमारा ट्रांजिस्टर अभी भी कंडक्ट नहीं करेगा। और अगर हमारा ट्रांजिस्टर अभी भी कंडक्ट नहीं करेगा तो हम कहेंगे कि IB की वैल्यू भी 0 आएगी और IC की वैल्यू भी 0 आएगी। सो अकॉर्डिंग टू दिस लूप अगर मैं कहूं कि IC की वैल्यू 0 आ रही है तो ICRC की वैल्यू अभी भी 0 आएगी। और अगर ICRC की वैल्यू 0 आएगी तो हम कह सकते हैं कि V0 की वैल्यू अभी भी VCC के बराबर आएगी। तो आप देख सकते हैं इस इक्वेशन के अंदर हमने ICRC को 0 कर दिया है, तो हम कह सकते हैं कि V0 किसके बराबर आ रहा है? VCC के बराबर। कब तक? जब तक हम कहते हैं कि जो इनपुट वोल्टेज है उसकी वैल्यू 0.6 वोल्ट होती है, तब तक हमारे पास में जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो VCC के बराबर ही मिलता रहता है। अब आइए बात करते हैं कि जब इनपुट वोल्टेज को 0.6 वोल्ट से ज्यादा बढ़ाया जाता है तो क्या होता है। तो जब हम इनपुट वोल्टेज को 0.6 वोल्ट से बढ़ाते हैं तो आप देख सकते हैं कि 0.6 वोल्ट से ज्यादा करने पर IB बढ़ता है और अगर IB बढ़ता है तो हम कह सकते हैं कि IC भी बढ़ता है। अगर IB बढ़ता है तो हम कहते हैं कि IC भी बढ़ता है और आप देख सकते हैं कि अगर IC बढ़ेगा तो हम कह सकते हैं कि जो V0 की वैल्यू है वो कम होगी। तो विद द इंक्रीमेंट ऑफ द इनपुट वोल्टेज हम कहते हैं कि IB बढ़ता है, IB बढ़ता है तो IC भी बढ़ता है और अगर IC बढ़ता है तो V0 की वैल्यू कम होती है। तो जब हम इनपुट वोल्टेज को बढ़ा रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि जो आउटपुट वोल्टेज है वो कम होता जाता है। अब यहां पर नोटिस करने लायक बात यह है कि आप कह रहे हैं कि V0 कम हो रहा है और V0 कौन है? V0 जो है वो VCE ही तो है। V0 कौन है? V0 इज इक्वल्स टू VCE। और अगर मैं कहता हूं कि V0 कम हो रहा है तो हम कहते हैं कि VCE कम हो रहा है। आप देखिए कि यहां पर ये जो एमीटर टर्मिनल है इसको तो ग्राउंड कर रखा है, ये एमीटर टर्मिनल को कर रखा है हमने ग्राउंड। तो अगर हम कहते हैं कि VCE कम हो रहा है और एमीटर टर्मिनल ग्राउंड पर है तो हम कह सकते हैं कि जो कलेक्टर का पोटेंशियल है वो कम होता जा रहा है। और अगर कलेक्टर का पोटेंशियल कम होता जा रहा है तो हम कह सकते हैं कि दूसरे वाले जंक्शन की जो रिवर्स बायसिंग है वो धीरे धीरे करके कम होती जा रही है। और सोचिए कि अगर दूसरे वाले जंक्शन की रिवर्स बायसिंग धीरे धीरे करके कम होती जाएगी तो एक समय ऐसा जरूर आएगा जब इस कलेक्टर का पोटेंशियल इस बेस के बराबर या उससे भी कम हो जाएगा। और जब इस कलेक्टर का पोटेंशियल इस बेस के बराबर या उससे भी कम हो जाएगा तो हम कहेंगे कि हमारा दूसरा वाला जंक्शन अब रिवर्स बायस नहीं बल्कि फॉरवर्ड बायस हो चुका है। हमारा पहला वाला जंक्शन तो फॉरवर्ड बायस था ही सही, हम कह रहे हैं कि अब हमारा दूसरा वाला जंक्शन भी फॉरवर्ड बायस हो चुका है। दैट सिंपली मींस हमारा ट्रांजिस्टर अब एक्टिव स्टेट में नहीं बल्कि अब सैचुरेशन स्टेट में चला गया है। हमारा ट्रांजिस्टर कहां चला गया है? सैचुरेशन स्टेट में।
और जब ट्रांजिस्टर सैचुरेशन स्टेट में आ जाता है तो ट्रांजिस्टर की जो कलेक्टर की कैपेबिलिटी होती है ऑफ अट्रैक्टिंग द चार्ज कैरियर्स फ्रॉम द बेस वो खत्म हो जाती है। दैट सिंपली मीन्स आप कह सकते हैं कि अगर मैं अब V इनपुट की वैल्यू को बढ़ाता भी जाऊं तो V इनपुट की वैल्यू के बढ़ने के साथ में IC के अंदर कोई इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिलेगा। दैट सिंपली मीन्स IC कांस्टेंट हो जाएगा, और अगर IC कांस्टेंट हो जाएगा तो हम कहेंगे कि अब V0 भी कांस्टेंट हो जाएगा। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जो ट्रांजिस्टर की कलेक्टर की कैपेबिलिटी है ऑफ अट्रैक्टिंग द चार्ज कैरियर्स फ्रॉम द बेस वो भी सैचुरेट हो गई है। तो आप कह सकते हैं कि आपके पास में ये जो कर्व मिला है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है ये वो पार्ट है जहां पर कोई भी करंट हमको नहीं मिल रहा था। ये वो पार्ट है जहां पे हम कहते थे कि IB भी 0 है, IC भी 0 है। दैट सिंपली मीन्स हम कहते थे कि कोई कंडक्शन नहीं है। ये सेकंड वाला पार्ट वो वाला पार्ट है जहां पे हम कहते थे कि IB बदल रहा है और IB के साथ में IC भी प्रोपोर्शनली बदल रहा है। और ये जो लास्ट वाला पार्ट आप यहां पर देख रहे हैं ये वो वाला पार्ट है जहां पर ट्रांजिस्टर के कलेक्टर की कैपेबिलिटी ऑफ अट्रैक्टिंग द चार्ज कैरियर्स फ्रॉम द बेस सैचुरेट हो चुकी थी। तो अगर इसी ग्राफ को मैं वापस से डिटेल में यहां पर बनाऊं और साफ सुथरा सा बनाऊं तो ये ग्राफ कुछ आपको ऐसा नजर आता है। आप देख सकते हैं कि ये VCC है और हम कहते हैं कि VCC तब तक रहता है जब तक कि इसकी वैल्यू 0.6 वोल्ट नहीं होती। आफ्टर 0.6 वोल्ट इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट लीनियरली डिक्रीज करती है और एक सर्टेन वैल्यू के बाद में ये सैचुरेट कर जाती है। तो हम कहते हैं कि ये जो पहला वाला रीजन है जब कोई भी कंडक्शन नहीं हो रहा था हम कहते हैं कि ट्रांजिस्टर कट ऑफ रीजन में होता है, और यहां पर ट्रांजिस्टर एक ओपन स्विच की तरह बिहेव करता है। ट्रांजिस्टर कैसे बिहेव करता है? एज ओपन स्विच। नाउ दूसरे वाले रीजन की बात करते हैं। दूसरा वाला रीजन ऐसा रीजन है जहां पर IC और IB एक दूसरे के साथ में प्रोपोर्शनली चेंज हो रहे थे। ये वो रीजन है जहां पर ट्रांजिस्टर एक्टिव स्टेट में कहलाता है और यहीं पर ट्रांजिस्टर अपनी बिगेस्ट एप्लीकेशन को सर्व करता है एंड दैट इज टू वर्क लाइक एन एम्पलीफायर। यहीं पर ट्रांजिस्टर को वर्क कराया जाता है टू मेक एन एम्पलीफायर। और लास्ट वाला रीजन है सैचुरेशन रीजन, और सैचुरेशन रीजन के अंदर हम कहते हैं कि जो ट्रांजिस्टर है वो क्लोज्ड स्विच की तरह बिहेव करता है। सो दीज आर द 3 रीजन्स इन विच दिस ग्राफ कैन बी डिवाइडेड। इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स को नाम दिया जाता है ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जब भी हम इनपुट और आउटपुट पैरामीटर्स के बीच में ग्राफ बनाते हैं तो इट इज नोन एज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। यहां पर एक और बात नोटिस करने लायक है, वो ये कि जब भी हम इनपुट वोल्टेज को लो रखते हैं तो हमको आउटपुट मिलता है हाई, और जब भी हम इनपुट वोल्टेज को हाई रखते हैं तो हमको आउटपुट मिलता है लो। दैट सिंपली मीन्स हम कह सकते हैं कि जब VI स्मॉल था तो V0 VCC था, और जब VI की वैल्यू क्वाइट लार्ज थी तो हम कह सकते हैं कि जो V0 है वो 0 था। दैट सिंपली मीन्स हम कह सकते हैं कि हम इनपुट वोल्टेज को कंट्रोल करके आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि अगर इनपुट वोल्टेज लेस देन 0.6 वोल्ट है, अगर इनपुट वोल्टेज लेस देन 0.6 वोल्ट रहता है तो जो ट्रांजिस्टर है एक ओपन स्विच की तरह बिहेव करता है। हम कह सकते हैं कि अगर इनपुट वोल्टेज इस वोल्टेज से ज्यादा रहता है तो ट्रांजिस्टर एक क्लोज स्विच की तरह बिहेव करता है। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि अगर इनपुट वोल्टेज 0.6 वोल्ट से कम था तो हम कहते हैं कि ट्रांजिस्टर स्विच्ड ऑफ था, और हम कहते हैं कि अगर इनपुट वोल्टेज इस वाले वोल्टेज से ज्यादा था तो हम कहते हैं कि ट्रांजिस्टर स्विच्ड ऑन था। तो हम ट्रांजिस्टर को स्विच की तरह काम करा सकते हैं बाय कंट्रोलिंग द इनपुट वोल्टेज इन दीज 2 रीजन्स। तो अगर मैं कहूं कि ये 1 रीजन है, ये 2 रीजन है और 3rd रीजन है, तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट और 3rd रीजन के अंदर ट्रांजिस्टर स्विच की तरह काम करता है। एक जगह ये ओपन स्विच की तरह काम करता है और एक जगह ये क्लोज स्विच की तरह काम करता है। हम ट्रांजिस्टर में इसी स्विचिंग कैपेबिलिटी को काम लेते हैं टू डिजाइन द डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। हम इसी स्विचिंग कैपेबिलिटी को नॉट गेट बनाने के काम लेते हैं। जब हम इनपुट वोल्टेज लो अप्लाई करते हैं तो नॉट गेट में हमको आउटपुट मिलता है हाई, और जब हम इनपुट वोल्टेज हाई अप्लाई करते हैं तो नॉट गेट में आउटपुट मिलता है लो।
नॉट गेट क्या होता है इसको हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर हम कह सकते हैं कि ट्रांजिस्टर की इसी स्विचिंग कैपेबिलिटी को डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर यूज किया जाता है। तो दिस इज अबाउट ट्रांजिस्टर एज अ स्विच। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज द कंसेप्ट ऑफ फीडबैक। तो फीडबैक क्या होता है आइए समझते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर आपके पास में एक एम्पलीफायर सर्किट है, यह एम्पलीफायर का इनपुट है, यह एम्पलीफायर का आउटपुट है। तो हम कहते हैं कि जब भी हम एम्पलीफायर के आउटपुट का कुछ पार्ट वापस से इनपुट से कनेक्ट कर देते हैं तो इस प्रोसेस को फीडबैक कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर हमने एक नेटवर्क दिखाया है दैट इज नोन एज द फीडबैक नेटवर्क। इस फीडबैक नेटवर्क का काम है कि जितना भी आउटपुट है उसका बीटा डैश पार्ट वापस से इनपुट से कनेक्ट कर दे। तो आप जानते हैं कि ये जो एम्पलीफायर सर्किट होता है, इस एम्पलीफायर सर्किट का काम होता था किसी भी सिग्नल को एम्पलीफाई करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास में इस तरह का एक एसी सिग्नल है तो यह एम्पलीफायर क्या करता है, इस इनपुट सिग्नल को इसके वोल्टेज गेन टाइम्स मल्टीप्लाई करके आउटपुट पे दे देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास में यहां पर इनपुट सिग्नल है वी इन, तो जो हमको यहां पे आउटपुट सिग्नल मिलेगा वी नॉट, दैट विल बी इज इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ वी इन। तो जो हमको आउटपुट सिग्नल मिलता है वो या तो ऐसा मिलता है या फिर कह लीजिए ऐसा मिलता है। दैट सिंपली मीन्स एम्पलीफाइड मिलता है। आप ये जानते हैं कि इन फेज आउटपुट तब मिलता है जब हम ये कहते हैं कि हमारे पास में जो एम्पलीफायर है वो कॉमन बेस का है या फिर कॉमन कलेक्टर का है। और आप ये भी जानते हैं कि हमको एम्पलीफायर से आउट ऑफ फेज आउटपुट तब मिलता है जब हमारे पास में एम्पलीफायर होता है सीई का एम्पलीफायर। तो अगर हमारे पास में दो तरह के आउटपुट्स आते हैं तो अब हम इन दो तरह के आउटपुट्स को इनपुट पर फीड कर सकते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि फीडबैक भी दो तरह के होते हैं। तो जब भी हम इन फेज आउटपुट को फीड करें टू दैट ऑफ द इनपुट सिग्नल तो हम कहते हैं कि इस तरह का फीडबैक कहलाता है पॉजिटिव फीडबैक। और जब भी आउटपुट सिग्नल को आउट ऑफ फेज फीड किया जाए टू दैट ऑफ द इनपुट सिग्नल, दिस टाइप ऑफ फीडबैक इज नोन एज नेगेटिव फीडबैक। अब पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक करने के बाद में इस सर्किट का जो वोल्टेज गेन आता है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वोल्टेज गेन। तो डिफरेंट केसेस के अंदर ये वोल्टेज गेन क्या निकल के आता है, आइए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नेगेटिव फीडबैक की। तो आप जानते ही हैं कि नेगेटिव फीडबैक तब होता है जब इनपुट और आउटपुट एक दूसरे के अपोजिट फेज में हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूं कि यहां से लगाया गया एक इनपुट सिग्नल दिस, तो बताओ जो आउटपुट आएगा वो आएगा अपोजिट फेज में, एम्पलीफाइड वर्जन। अब हम क्या करते हैं, इसी आउटपुट का कुछ पार्ट इनपुट में वापस से फीड कर देते हैं। कितना पार्ट फीड किया जा रहा है, आप कह रहे हैं बीटा डैश फ्रैक्शन। तो इफ आई से दैट दिस इज द वी इनपुट एंड दिस इज वी नॉट, यहां पे हमको मिल रहा है वी नॉट लेट्स से, तो हम कह सकते हैं कि इस वी नॉट का बीटा डैश पार्ट इनपुट पर वापस से जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि बीटा डैश वी नॉट इज द पार्ट ऑफ द आउटपुट दैट हैज बीन फेड बैक टू द इनपुट। पर क्योंकि ये नेगेटिव फीडबैक है, आप जानते हैं कि ये जो सिग्नल है इस इनपुट वाले सिग्नल को अपोज करेगा, इसीलिए हम ये बीटा डैश वी नॉट को माइनस बीटा डैश वी नॉट लिख देते हैं और इनपुट के साथ में ऐड कर देते हैं, क्योंकि ये दोनों अपोजिट फेज के अंदर हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस एम्पलीफायर का जो नया इनपुट होगा दैट विल नॉट बी वी इनपुट बट इट विल बी वी इनपुट माइनस बीटा डैश वी नॉट। नाउ ये जो इनपुट है, ये एम्पलीफायर इसको ए टाइम्स एम्पलीफाई करेगा तो हमको आउटपुट वी नॉट मिल जाएगा। तो आफ्टर फीडबैक हैज बीन डन जो आउटपुट वी नॉट की वैल्यू आती है वो कितनी आती है आइए डिस्कस करते हैं। तो हम कहते हैं कि ये जो वी नॉट की वैल्यू हमको मिलती है दैट कम्स आउट इक्वल्स टू ए टाइम्स ऑफ दिस इनपुट। तो हम कह सकते हैं दिस इज ए टाइम्स ऑफ वी इनपुट माइनस बीटा डैश वी नॉट। और जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और यहां से वी नॉट अपॉन वी इन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, दैट सिंपली मीन्स वोल्टेज गेन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो वो वोल्टेज गेन की वैल्यू निकल के आती है AF इज इक्वल टू A अपॉन 1 प्लस A बीटा डैश। That simply means voltage gain after the negative feedback is said to be AF is equals to A upon 1 plus A beta dash.
अगर इस वोल्टेज गेन को बड़े ध्यान से देखा जाए तो ये जो वोल्टेज गेन होता है ये लेस देन 1 निकल के आता है। दैट सिंपली मीन्स हम कहते हैं कि इनपुट के कंपैरिजन में हमको आउटपुट कम मिलने लग जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि हम इस तरह के सर्किट्स को कभी भी सिग्नल को सस्टेन करने के लिए, सिग्नल को स्टेबल ऑसिलेशंस बनाने के लिए काम नहीं लेते हैं। हम नेगेटिव फीडबैक को हालांकि एम्पलीफायर सर्किट्स में स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए या फिर किसी अनवांटेड सिग्नल को, नॉइस को या फिर डिस्टॉर्शन को हटाने के काम जरूर लेते हैं। सो द एडवांटेज ऑफ दिस नेगेटिव फीडबैक इज इट रिड्यूसेस नॉइस एंड डिस्टॉर्शन इन एन एम्पलीफायर। अब आइए बात करते हैं पॉजिटिव फीडबैक की। तो आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव फीडबैक तब होता है जब हम आउटपुट को सेम फेज में फीड कर देते हैं विद दैट ऑफ द इनपुट। तो अगर हमारे पास में यह है इनपुट सिग्नल एंड दैट इज वी इन, और यह है हमारे पास में आउटपुट जो कि सेम फेज में होगा टू दैट ऑफ द इनपुट। तो बताओ अगर ये सेम फेज में होगा तो हम कहेंगे कि इसी का कुछ पार्ट वापस से इनपुट पे जा रहा है एंड दैट पार्ट इज बीटा डैश वी नॉट। बताइए, क्योंकि ये सेम फेज में जा रहा है, इस बार हम कहेंगे कि ये आउटपुट सिग्नल इस इनपुट सिग्नल को एड करेगा या फिर सपोर्ट करेगा। तो बताओ अगर ये इसको एड करेगा या फिर सपोर्ट करेगा तो हम इन दोनों सिग्नल्स को अब ऐड कर देंगे। तो बताओ अगर हम इन दोनों सिग्नल्स को ऐड कर देंगे तो जो हमको नया इनपुट सिग्नल मिलेगा टू दिस एम्पलीफायर सर्किट दैट विल बी वी इनपुट प्लस बीटा डैश ऑफ वी नॉट। अब ये जो इनपुट सिग्नल है ये एम्पलीफायर इसको एम्पलीफाई करेगा कितने टाइम्स? A टाइम्स, और फिर हमको फाइनली आउटपुट मिल जाएगा वी नॉट। तो बताओ क्या हम लिख सकते हैं कि इस फीडबैक करने के बाद में जो आउटपुट वी नॉट की वैल्यू आती है दैट कम्स आउट इक्वल्स टू A टाइम्स ऑफ वी इनपुट प्लस बीटा डैश वी नॉट। बताइए, जब इस इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है और वापस से वी नॉट अपॉन वी इन की वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है, दैट सिंपली मीन्स वोल्टेज गेन को कैलकुलेट किया जाता है आफ्टर द फीडबैक हैज बीन डन। तो हम कहते हैं दैट आफ्टर द पॉजिटिव फीडबैक जो वोल्टेज गेन आता है दैट इज AF इज इक्वल टू A अपॉन 1 माइनस A बीटा डैश। यहां पे समझने लायक बात यह है कि AF वोल्टेज गेन है आफ्टर द फीडबैक, A इज द वोल्टेज गेन बिफोर फीडबैक। जब तक हमने कोई फीडबैक नहीं किया था तब जो वोल्टेज गेन था वो A था, और बीटा डैश इज द फ्रैक्शन ऑफ आउटपुट दैट हैज बीन फेड इनटू द इनपुट। इस फॉर्मूले में समझने लायक बात यह भी है कि ये जो वोल्टेज गेन की वैल्यू आ रही है ये ग्रेटर देन 1 निकल के आती है। दैट सिंपली मीन्स हम कह सकते हैं कि हमने इनपुट कम दिया और हमको आउटपुट ज्यादा मिला। अगर हम इसी फॉर्मूले के एक स्पेशल केस को डिस्कस करें, जब मैं कह दूं कि अगर A बीटा डैश की वैल्यू 1 है, तो सोचिए मैं क्या कह रहा हूं। मैं कहता हूं कि अगर A बीटा डैश की वैल्यू 1 हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि इफ दिस इज 1 दिस AF टर्न्स आउट टू बी इनफाइनाइट। इसका मतलब यह हुआ कि वोल्टेज गेन इनफाइनाइट हो गया, और आप जानते हैं कि वोल्टेज गेन होता है वी नॉट अपॉन वी इन। आप जानते हैं कि जो वोल्टेज गेन होता है ये होता है वी नॉट अपॉन वी इन, और अगर आप कह रहे हैं कि वोल्टेज गेन इनफाइनाइट हो गया है तो आप कह रहे हैं कि वी नॉट अपॉन वी इन इनफाइनाइट हो गया है। दैट सिंपली मीन्स आप कह रहे हैं कि इनपुट 0 हो गया है, आपको आउटपुट फिर भी मिल रहा है। दैट सिंपली मीन्स आप एक ऐसा सर्किट डिजाइन कर चुके हैं जहां पे विदाउट रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्सटर्नल इनपुट आपको आउटपुट मिलता जा रहा है, और ऐसा सर्किट ही ऑसिलेटर सर्किट या क्लॉकिंग सर्किट कहलाता है। अगर मैं इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल लूं तो आपके मोबाइल फोन के अंदर, आपके लैपटॉप के अंदर अगर आपका फोन या लैपटॉप डिस्चार्ज भी है तो भी उस डिस्चार्ज फोन और लैपटॉप के अंदर हर वक्त एक सर्किट है जो कि लगातार काम करता रहता है, दैट इज द क्लॉक सर्किट और से द ऑसिलेटर सर्किट। यही कारण है कि जब आप अपने मोबाइल को और लैपटॉप को वापस से ऑन भी करते हैं तो आपके मोबाइल और लैपटॉप की जो क्लॉक है वो सही समय बताती है। दैट सिंपली मीन्स हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव फीडबैक को यूज किया जाता है टू सस्टेन द आउटपुट। हमको स्टेबल आउटपुट या सस्टेन्ड ऑसिलेशंस मिल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द पॉजिटिव फीडबैक। तो हम कह सकते हैं कि अगर A बीटा डैश की वैल्यू 1 होगी तो देयर विल बी आउटपुट विदाउट एनी इनपुट। हम इनको यूज करते हैं क्लॉकिंग सर्किट्स के अंदर या फिर ऑसिलेटर सर्किट्स के अंदर। तो दैट इज अबाउट पॉजिटिव फीडबैक। अब आइए बात करते हैं हमारे टॉपिक की, एंड दैट इज ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर। हमको यहां पर इतनी बात समझ में आनी चाहिए थी कि हम नेगेटिव फीडबैक्स को
ऑसिलेटर बनाने में काम नहीं लेते हैं, हम पॉजिटिव फीडबैक को ऑसिलेटर बनाने में काम लेते हैं। अब बात आती है ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर की। तो जैसे हम बोलते हैं ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर, तो ये वर्ड ऑसिलेटर जो है ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब याद कीजिए कि जो एसी पढ़ते थे उसका जो लास्ट टॉपिक हुआ करता था वो होता था एलसी ऑसिलेटर। और आपको याद आया होगा कि जो एलसी ऑसिलेशंस हम बनाया करते थे दैट वाज मेड विद द हेल्प ऑफ द टैंक सर्किट। दैट सिंपली मींस द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ एल एंड सी की मदद से हम एलसी ऑसिलेशंस बनाया करते थे। और उन एलसी ऑसिलेशंस की जो फ्रीक्वेंसी आया करती थी दैट यूज्ड टू बी एफ इज इक्वल्स टू 1/2 पाई अंडर रूट एलसी। और ये जो फ्रीक्वेंसी हमको मिला करती थी दैट इज ड्यू टू द कंपोनेंट एल एंड सी ऑफ दैट टैंक सर्किट। पर आप जानते हैं कि इस तरह का जो एलसी ऑसिलेटर होता था, इस तरह का जो एलसी ऑसिलेटर होता था उसका एक ड्रॉबैक हुआ करता था, वो ये कि यहां पर जो ऑसिलेशंस बना करते थे वो समय के साथ में डैम्प हो जाते थे। द रीजन बीइंग कि जो आपके एलसी ऑसिलेशंस हुआ करते थे ड्यू टू द फाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफ द इंडक्टर कॉइल्स एंड द कनेक्टिंग वायर्स, वहां पर एनर्जी जो होती थी वो हीट के फॉर्म में डिसिपेट होती जाती थी। और फाइनली जो हमको ऑसिलेशंस मिलते थे वो कुछ इस तरह के डैम्ड ऑसिलेशंस मिला करते थे। द इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ द सर्किट वॉज डिसिपेटिंग इन द फॉर्म ऑफ हीट। और फाइनली हम कहते थे कि जो ऑसिलेशंस हैं वो समय के साथ में डैम्प हो जाते हैं। तो आप खुद सोचिए कि जिस रेट से ये एनर्जी डिसिपेट हो रही है, अगर उसी रेट से हम इन ऑसिलेशंस को अगर किसी भी तरीके से एनर्जी सप्लाई कर दें तो हम कह सकते हैं कि हम इन डैम्ड ऑसिलेशंस को वापस से स्टेबल ऑसिलेशंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ऐसा किया भी जाता है विद द हेल्प ऑफ द ट्रांजिस्टर एंड द पॉजिटिव फीडबैक। हम क्या करते हैं कि हम इन डैम्ड ऑसिलेशंस को एनर्जी सप्लाई करते हैं ट्रांजिस्टर और फीडबैक नेटवर्क की मदद से, और फाइनली जो हमको फिर सिग्नल्स मिलने लग जाते हैं वो स्टेबल ऑसिलेशंस मिलने लग जाते हैं। हमको स्टेबल ऑसिलेशंस मिलते हैं तो हम हमारे आउटपुट को बहुत ही लंबे समय तक सस्टेन कर सकते हैं। तो किस तरह से ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर सर्किट दिखता है, आइए इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो देखिए, दिस इज द सर्किट डायग्राम ऑफ द ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर सर्किट। अब हमको इस सर्किट की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में नहीं जाना है, हमको यहां से सिर्फ और सिर्फ इतना सा समझना है कि कौन सा पार्ट क्या रोल प्ले करता है। आप जानते हैं कि L और C का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है वही फ्रीक्वेंसी डिसाइडिंग फैक्टर होता है, वही टैंक सर्किट होता है और वही LC ऑसिलेशंस की फ्रीक्वेंसी को डिसाइड करता है। तो आप देख सकते हैं कि इस सर्किट के अंदर भी आपको L और C का पैरेलल कॉम्बिनेशन दिख रहा है। ये डैम्ड ऑसिलेशंस बनाता है, ये ऑसिलेशंस तो बनाता है पर कैसे ऑसिलेशंस बनाता है, डैम्ड। अब अगर इन्हीं डैम्ड ऑसिलेशंस को हम एनर्जी प्रोवाइड कर दें तो हम कहेंगे कि हमको सस्टेन्ड ऑसिलेशंस मिल जाएंगे। तो इस सर्किट के अंदर इन डैम्ड ऑसिलेशंस को एनर्जी प्रोवाइड की जाती है विद द ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर अलोंग विद द पॉजिटिव फीडबैक। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर हमारे पास में एक सीई का एम्पलीफायर है, और उस सीई के एम्पलीफायर में आप जानते हैं कि जो आउटपुट साइड होती है वो कलेक्टर और एमिटर होती है। यहां पे हमने टैंक सर्किट लगा रखा है। अब ये जो टैंक सर्किट लगा रखा है ये मैग्नेटिकली कपल्ड है इस कॉइल L' से। तो जितना भी आउटपुट यहां पर बन रहा है उसको कपल करके यहां पे आउटपुट पे लिया जा रहा है। नाउ दिस हैज बीन आल्सो मैग्नेटिकली कपल्ड टू दिस कॉइल L'। तो जितना भी यहां पर बन रहा है ये मैग्नेटिकली कपल हो रहा है यहां से। और आप देखिए कि ये जो L' कॉइल है ये वापस से इनपुट ऑफ दिस ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर कनेक्टेड है। दैट सिंपली मींस, नोटिस करने लायक बात यह है कि इस एम्पलीफायर के अंदर हमने कोई एक्सटर्नल इनपुट नहीं दिया है। हम क्या कर रहे हैं कि हम इसी सीई एम्पलीफायर के आउटपुट को वापस से कपल कर रहे हैं टू द इनपुट ऑफ एन एम्पलीफायर। दैट सिंपली मींस हम कह सकते हैं कि ये जो नेटवर्क है ये फीडबैक नेटवर्क है। ये फीडबैक कर रहा है आउटपुट को बैक टू द इनपुट ऑफ एन एम्पलीफायर, और ये एम्पलीफायर सर्किट इन डैम्ड ऑसिलेशंस को एनर्जी प्रोवाइड करने का काम कर रहा है। तो हम कहते हैं कि फाइनली जो हमको आउटपुट मिलता है वो सस्टेन्ड आउटपुट मिलता है, और इस तरह के स्टेबल ऑसिलेशंस हमको मिलने लग जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस सर्किट। तो आइए समझते हैं यहां पर किस पार्ट का क्या रोल होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो L और C का टैंक सर्किट है इट डिसाइड्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटर सर्किट। ये जो ट्रांजिस्टर होता है इट इज कनेक्टेड इन पॉजिटिव फीडबैक। This transistor takes the energy from the battery and converts it into electrical signals. Now that is about the transistor as an oscillator.
अब इस ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर पे हमसे एग्जाम्स में किस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, आइए डिस्कस करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है अ ट्रांजिस्टर ऑसिलेटर यूजिंग अ रेजोनेंट सर्किट विद एन इंडक्टर L ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस एंड अ कैपेसिटर C इन सीरीज प्रोड्यूस ऑसिलेशंस ऑफ फ्रीक्वेंसी F. If L is doubled and C is changed to 4C, the frequency will be. और फिर आपको यहां पर चार ऑप्शंस दिए गए हैं। तो हम सब जानते हैं कि जो टैंक सर्किट होता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज गिवन बाय F इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट LC। ऐसा ही होता है। आपसे कहा जा रहा है कि अगर हम इस L को डबल कर दें और C को 4 टाइम्स कर दें, दैट सिंपली मींस 4C कर दें, तो बताइए जो नई फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी। तो हम कह सकते हैं कि इस केस में जब हम L को डबल कर देते हैं और C को 4 टाइम्स कर देते हैं तो जो नई फ्रीक्वेंसी आती है वो F डैश होती है, एंड दैट कैन बी रिटन एज F डैश इज इक्वल्स टू 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ 2L इंटू 4C। और अगर आप इसको रीअरेंज करें तो आप कह सकते हैं दैट दिस कैन बी रिटन एज 1/2 पाई अंडर रूट LC अंडर रूट 8। नो आप जानते हैं कि दिस 1/2 पाई अंडर रूट LC इज एक्चुअली F। तो हम कह सकते हैं कि जो F डैश की वैल्यू निकल के आती है दैट कम्स आउट इक्वल्स टू F/2√2। सो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द वोल्टेज गेन ऑफ एन एम्पलीफायर विद 9% नेगेटिव फीडबैक इज 10। फाइंड इट्स वोल्टेज गेन विदाउट फीडबैक। यानी यहां पर आपको एक एम्पलीफायर दिया गया है और ऐसा बताया गया है कि उस एम्पलीफायर के अंदर 9% नेगेटिव फीडबैक किया गया है, और 9% नेगेटिव फीडबैक करने के बाद में उस एम्पलीफायर का जो वोल्टेज गेन आ रहा है वो आ रहा है 10। तो हमको बताना है कि उस एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन क्या होगा जब कोई फीडबैक नहीं किया गया था। तो बताइए, आप सब जानते हैं कि जब भी फीडबैक किया जाता है जो कि नेगेटिव फीडबैक हो तो उस केस के अंदर जो वोल्टेज गेन का फॉर्मूला आता है दैट कम्स आउट इक्वल्स टू AF इज इक्वल्स टू A अपॉन 1 प्लस A बीटा डैश। हम यहां पर जानते हैं कि दैट AF इज द वोल्टेज गेन ऑफ एन एम्पलीफायर आफ्टर द फीडबैक हैज बीन डन, A इज द वोल्टेज गेन विदाउट फीडबैक, एंड बीटा डैश इज द फ्रैक्शन ऑफ आउटपुट फेड इनटू इनपुट। दैट सिंपली मींस हमको इस क्वेश्चन के अंदर AF की वैल्यू प्रोवाइडेड है एंड दैट इज इक्वल्स टू 10। हमको बीटा डैश की वैल्यू प्रोवाइडेड है एंड दैट इज इक्वल्स टू 9%। हमको इस क्वेश्चन के अंदर A की वैल्यू को फाइंड आउट करने को कहा गया है। तो अगर मैं इन वैल्यूज को यहां पर सब्स्टिट्यूट करूं तो मैं कह सकता हूं AF इज इक्वल्स टू 10 A अपॉन 1 प्लस A और बीटा डैश इज 9%, तो 9/100। अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हम कह सकते हैं कि A की वैल्यू निकल के आती है इक्वल्स टू 100। सो हम कह सकते हैं दैट द वोल्टेज गेन ऑफ एन एम्पलीफायर विदाउट द फीडबैक इज 100। सो दैट इज ऑल अबाउट सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे द डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और से द लॉजिक गेट्स। थैंक यू।